नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इसे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो प्लीज आप इसको फॉलो कीजिएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, जो भी फैक्ट्स हैं उसको रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसे दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल का प्रत्यक्षदर्शी कहा गया है। बेसिकली अमीर खुसरो की बात हो रही है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं पोएट, स्कॉलर और म्यूजिशियन थे, है ना। इनको ही फादर ऑफ कवाली, जो एक टाइप ऑफ सॉन्ग होता है ना, गाने की शैली, ये कहा जाता है। तो इन्होंने बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक लगभग 8 शासकों के शासनकाल को देखा। दिल्ली सल्तनत जो कि स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट होती है, तो उसके संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? 5 डायनेस्टीज हम पढ़ते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी और सैयद, ठीक। तो इनका क्रम देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब गुलाब खिले तो सूंग लो, है ना। गुलाम वंश हो गया, खिलजी, है ना, तुगलक और ये सैयद और फिर लोधी, ठीक। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? असेंडिंग ऑर्डर अगर हम देखें तो बेसिकली मुगल पीरियड में जो जैसे भी वर्तमान में हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, विलेज, उसके बाद तहसील आ जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फिर स्टेट हो जाता है, ठीक है, फिर कंट्री एंड सो ऑन ऐसे। तो मुगल काल में ये क्या है, सबसे जो छोटी यूनिट हम कह सकते हैं, मतलब विलेज को छोड़ दें, है ना, तो क्लस्टर ऑफ विलेजेस के रूप में जाना जाता था परगना, है ना, तहसील के रूप में आप समझ सकते हैं आज के। फिर इसके ऊपर होती थी सरकार, जो कि हमारा हो गया कह सकते हैं ग्रुप ऑफ परगना, ठीक है। और फिर होता था सूबा, है ना, जिसको कह सकते हैं आज के डेट में प्रोविंस, यानी स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो परगना वॉज हेडेड बाई चौधरी, सरकार वॉज हेडेड बाई फौजदार, है ना, और मतलब अलग और भी ऑफिसर्स होते थे, मेनली जो हम नाम है ये बता रहे हैं। एंड सूबा वॉज हेडेड बाई सूबेदार, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, है ना, देयर वर हाउ मेनी सूबाज, ठीक। ये आप हमको कमेंट करके बताइए। एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? एकता बेसिकली एक काइंड ऑफ सिस्टम डेवलप किया गया ये इल्तुतमिश के टाइम में, है ना, इसने ही किया। और बेसिकली पीस ऑफ लैंड जो है उसको हम एकता के नाम से जानते थे, और जो असाइन किया जाता था जिनको ये ऑफिसर्स को, उसको बोलते थे एकतादार, है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। और मध्यकाल के ही कुछ प्रमुख जो लोग हुए, उनकी दरगाह, है ना, और उससे संबंधित स्थान का सही मिलान। बहुत ध्यान से देखा करिए, सही पूछा गया है या फिर गलत। तो जो है इसमें गलत अगर हम देखें तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आगरा में नहीं है, ये दिल्ली में है, ठीक। अन्य विकल्प ठीक है, इनको भी देखें। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करके कूट से उत्तर चयन करना है। ब्रिटिश टाइम पीरियड में एजुकेशन से संबंधित कुछ कमीशंस और आयोग, तो कब वो बनाए गए, है ना, बेसिकली ईयर वाइज देखना है। तो सबसे पहले इसमें है वुड्स डिस्पैच 1854। हंटर कमीशन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1882। फिर सैडलर कमीशन 1917, सार्जेंट प्लान 1944, ठीक। तो CABD ये आपका कोड है। इससे संबंधित जो भी फाइंडिंग्स हैं, मतलब इम्पोर्टेंस है इस पर्टिकुलर कमीशन या जो ये प्लान्स हैं, उसको पढ़िएगा। हाल ही में किस भारतीय को 2024 के लिए दक्षिण कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नामित किया गया है? साउथ कोरिया टूरिज्म एम्बेसडर 2024 के लिए ये आनंद कुमार जी हैं, बिहार के। सुपर 30 करके एक
है ना, एजुकेशनल इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया था, इसके बारे में पढ़िएगा। इसके लिए इन्हें जो है नामित किया गया था, ऑप्शन सी। जिंक के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो एशिया का पहला ग्रीन जिंक इकोजेन नाम से किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में। यहाँ पे इंग्लिश में देखिए ये स्पेलिंग है इकोजेन। तो बेसिकली जो है एशिया का फर्स्ट लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड है ये, और इसको जुलाई 2024 में जो है लॉन्च किया था हिंदुस्तान जिंक नामक कंपनी ने, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन बहमनी सुल्तान क्रूरता के लिए विख्यात था और इसलिए उसे जालिम की उपाधि मिली। बहमनी किंगडम की बात करें, है ना, तो ये जो है लगभग 1347 से 1526 के आसपास तक का किंगडम माना जाता है। कैपिटल इनकी थी गुलबर्गा और फाउंडर का नाम जो है अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी कहते थे। ठीक, तो ये बेसिक फैक्ट हो गया। और तो इसमें जो है ये टाइटल बेसिकली था इसका हुमायूं शाह, ये काफ़ी मतलब काइंड ऑफ क्रूअल रूरल रहा, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। ठीक, और यही जो है किंगडम आगे चल करके 5 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हुआ, जो कि कौन कौन से थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बिरार। ठीक, तो ये सब चीज़ें भी आगे बढ़ी है। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है, पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों का सही क्रम। तो मैप पे लोकेट कर लीजिएगा। अगर वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो सबसे पहले पंजाब रीजन का हिमालय, फिर कुमाऊं यानी उत्तराखंड वाला हो गया, फिर नेपाल और लास्ट में इधर असम, है ना, तो ये बी में है। जुलाई 2024 में किस देश के राजनेता रॉबर्ट रे को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक, यूएन का एक ऑर्गन है, इसका अध्यक्ष चुना गया है। तो ये है वहाँ के कनाडा। ठीक, और बेसिकली ये जो इकोसॉक है इसका काम क्या है, तो यूएन मेंबर नेशंस के बीच जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, उसको ओवरसी करना और भी तमाम चीज़ें हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, इसको ध्यान रखेंगे कौन रिलीज करता है, WTO, और लगभग $51 बिलियन US डॉलर्स के एक्सपोर्ट वैल्यू के साथ 2023 में भारत की स्थिति थी 8वीं। ठीक है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस किसने लिखी है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इनकी पुस्तक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है 30 से 31 जुलाई तक चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था, भोपाल में, ऑप्शन फर्स्ट। अल्फा केराटिन प्रोटीन निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित नहीं होता। अल्फा केराटिन बेसिकली जो है एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रदान करता है, किसमें, स्किन, ह्यूमन स्किन की बात कर रहे हैं, हेयर, नेल्स, है ना, और एनिमल जो होते हैं मैमल्स, बेसिकली उनके सींग जो है ना, हॉर्न्स, इसमें भी होता है। अब ये हड्डी में नहीं होता है, हड्डी, ब्लड, ये सब जो चीज़ें हैं इसमें एब्सेंट है। भारतीय संविधान में विधि का नियम, रूल ऑफ लॉ, एक एक्सपर्ट थे एवी डाइसी, है ना, उनके बारे में पढ़िएगा, वो इससे संबंधित हैं, इसको देने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से अडॉप्ट की हैं, तो उसी में से रूल ऑफ लॉ जो है हमने लिया है इंग्लैंड से, ऑप्शन बी। ठीक है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि लॉ इज सुप्रीम एंड गवर्नमेंट मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, है ना, तो ऑप्शन बी। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो देखिए सिटीजनशिप एक्ट बना था 1955 में। ठीक है, और जो इसमें अमेंडमेंट 2019 के रेफरेंस में हम देखें तो ये 11 दिसंबर, है ना, विंटर सेशन में। संसद और उसकी समितियों और सदस्यों के दोनों सदनों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। भाग 5 का आर्टिकल 105, ये पढ़िएगा, वहां पे एक्सप्लिसिटली ये चीजें मिली हुई हैं, मतलब लिखी हैं, मिलेंगी आपको।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों को स्थापित करने का अधिकार देता है? आपको पता है लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स में। अगर हम पार्लियामेंट के रेफरेंस में बात करें तो जैसे अब सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, है ना। फिर जैसे कुछ मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नया काइंड ऑफ कोर्ट इस्टेब्लिश करना है, जैसे ट्राइब्यूनल्स वगैरह हो गए, तो इन सब के लिए प्रावधान जो है आर्टिकल 247 में है। संविधान का कौन सा प्रावधान संसद को एक नया राज्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है? कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो जो है आर्टिकल 2 में है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, और 3 में है ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, है ना। तो ये दोनों ही अनुच्छेद हैं। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारत में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, परंतु किस तरह की बहुमत की आवश्यकता होती है उसके लिए? आर्टिकल 368 पढ़िएगा, उसमें टाइप ऑफ अमेंडमेंट है ना, सिंपल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट्स, है ना, ये चीजें हैं। तो सिंपल मेजोरिटी जो है रिक्वायर्ड होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। कौन भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? फेडरल सिस्टम इंडिया में है ना, गवर्नेंस का, जिसमें केंद्र की सरकार है, फिर स्टेट की सरकारें हैं, और फिर कुछ कुछ पंचायती राज के सिस्टम भी है, म्यूनसिपैलिटीज है। तो ये मल्टीपल लेयर सिस्टम है ना, सिंगल टीयर कहाँ है? तो ये गलत है। सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया था? जैसे इंडिया में हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का मॉडल अपनाते हैं, ठीक है, तो जो है सबसे पहले ये लागू हुआ था यूके, है ना। इसमें प्रोबेबली 1700 से 1800 के बीच में माना जाता है कि जो वर्तमान ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इमर्ज हुआ, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए सबसे पहले तो यूके, और ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है, तो वो इंडिया है। 3 अगस्त 2024 को लोकप्रिय भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है कि ये डांस फॉर्म से एसोसिएटेड थी, ठीक है, और ये डेट भी याद रखेंगे निधन की। तो इनको पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, जो कि हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? तो 2016। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? ये दलजीत सिंह चौधरी, इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट है, डेटा प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल जिसका नाम है निवाहिका, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये जो है NIT कालीकट, ऑप्शन फर्स्ट। ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लैंड लॉक कंट्री, तो ये है पराग्वे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? तो बेसिकली जो एनेक्सेशन चल रहा था ना, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, सॉरी प्रिंसली स्टेट्स नहीं, जो मतलब ये उस क्राउन रूल से पहले जो किंगडम्स थे अलग अलग, जैसे झांसी हो गया, अवध हो गया, ये सब जो आप देखते हैं ना, तो उसमें अवध के लिए जो अपना ये अयोध्या वाला रीजन है, तो इसके लिए इन्होंने कहा था कि एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी। और फाइनली जो इसका एनेक्सेशन हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा अवध का 1856 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते समय किसने कहा था कि भारत का उद्धार तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने गहनों को उतार न दें और भारतवासियों की भलाई के लिए एक ट्रस्ट में न रख दें? देखिए BHU जो है इसकी स्थापना 1916 में हुई, ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। फाउंडेशन स्टोन जो है ये लेड किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक। तो गांधी जी इस अवसर पे मौजूद थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पब्लिक अपीयरेंस गांधी जी की इंडिया में पहली कौन सी थी? तो ये यही थी, BHU वाली, ठीक है। तो उसी के दौरान ये स्टेटमेंट इनका है, ठीक है ना।
1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बने ग्रीस्ड कारतूसों का उपयोग करने वाली एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था? 1857 की क्रांति जो है उसके बारे में फैक्ट्स पढ़ेंगे आप तो मिलेगा कि इनफील्ड राइफल्स शामिल की गई सैनिकों के लिए, जिसमें जो कारतूस होते थे तो उसको ऐसे मुंह से खींच करके उसमें लगाना पड़ता था। तो कई लोगों का ये मत था कि मतलब ये चर्बी वाले हैं ना, जानवरों के कारतूस। तो बेसिकली ये इंडक्ट किया था इसने, हेनरी हार्डिंग ने। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो ये जो है बड़ा सैड इवेंट था। इसमें हुआ क्या था कि इनका वेट 50 केजी वाले उसमें सूटेबल नहीं था, जिस इवेंट में लड़ रही थी, थोड़ा सा ज्यादा पाया गया। ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे इंडिया का है भारत रत्न, तो ऐसे यहाँ का सम्मान है सबसे हाईएस्ट कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इससे किसको सम्मानित किया गया? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, हैंडलूम डे। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे पहले। और पहली बार इसको कब मनाया गया? तो 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको डिक्लेयर किया था चेन्नई से। नेक्स्ट है, निग्रोइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है? तो निग्रोज पाए जाते हैं इसमें सब सहारा रीजन है ना अफ्रीका का, यहाँ पे ऑप्शन डी। पैलेस ऑफ असेंबली एक विधानसभा है जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार ली कर्बूजिए के द्वारा डिजाइन किया गया है, और ये स्थित कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में, है ना। काफी फेमस आर्किटेक्ट हैं ये, है ना। इंडिया में कई सारे जो है स्थल इनके द्वारा डिजाइन किए गए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में जो है क्या है? तो अभी हमने ऊपर ही देखा था 1 से 4 तक था वो यूनियन एंड टेरिटरी, फिर दूसरे भाग में है सिटीजनशिप 5 से 11। यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर, है ना, देखिए इसका रीजन ये है, मतलब ये आंसर तो होगा कि डिक्रीज। ठीक है, कहा क्या जा रहा है कि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है, तो जब एयर में ऑलरेडी जो है वाटर वेपर हाई है ना, ह्यूमिडिटी हाई है, तो उसका इवेपोरेशन जो पृथ्वी से पानी है ना, वो उसका रेट ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? अभी हाल ही में 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ उसमें यही कन्वर्जन का फॉर्मूला ही पूछा गया था। ठीक है, कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? 4 ऑप्शन में दिए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत डिटेलिंग से देखना होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अब जैसे सेंटीग्रेड है ना 0 डिग्री है, उसको फ़ारेनहाइट में हमें देखना है, तो फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला होता है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5, और इधर जो हमारा वैल्यू दिया है सेंटीग्रेड में +32। ठीक, तो अब इसमें 0 को रख के आप कैलकुलेट करेंगे तो वही आ जाएगा ना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, ऑप्शन कौन सा है सही? डी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, देखिए ये सब जो चीज़ें हम देख रहे हैं इनसे संबंधित हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं ऑलरेडी। आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए। ठीक, हर प्रकार के ग्रुप्स हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं जो काफ़ी इफेक्टिव हैं। प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको दी हुई हैं। ठीक, पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन आप ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में। ठीक, इसके अलावा टेस्ट सीरीज या पेड क्विज आप जो ये देख रहे हैं या फिर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं अभी से, तो इन सब की जानकारी भी इन्हीं मोबाइल नंबर्स पर मिल जाएगी। बिना भंजन ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है? जैसे कोई भी मान लीजिए सॉलिड मेटल है, वो किसी भी टुकड़े में टूटे बिना, है ना, उसका शेप डिफॉर्म हो जाए तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, है ना, ऑप्शन सी। जैसे प्लास्टिक है ना, उसको हम कई बार क्या होता है गर्म करते हैं तो बिना वो टूटे थोड़ा सा पिघल करके शेप उसका डिफॉर्म हो जाता है, तो कुछ उससे समझ सकते हैं आप। लगभग कितने केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? पानी की डेंसिटी हाईएस्ट होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसी को कन्वर्ट किया गया है केल्विन स्केल में, तो ये होता है 277, है ना। ये दोनों वैल्यू इक्वल है। सेंटीग्रेड में भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे जो ये पूछा गया था। कोई भी ठोस यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर उसको पिघलाया जाए, है ना, तो उसका तापमान क्या होगा? वो चेंज थोड़ी ना होगा, वही रहेगा।
जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? बारिश की बूंद से ही अगर हम देखें तो है ना, आपको गोल बूंदे प्रतीत होती हैं। तो ये बेसिकली सरफेस टेंशन है किसका? वाटर का। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, एक जैसे वो पेन आता है ना, आपने देखा होगा उसमें स्प्रिंग होता है ऐसे ऐसे, तो क्या है, इतना बड़ा शेप है, अगर आप उसको कंप्रेस कीजिए, प्रेस कर दीजिए, तो थोड़ा आकार में छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कंप्रेस करने में बढ़ती है। फिर जैसे अचानक से हम छोड़ते हैं तो बहुत तेजी से भागता है ना, देखा होगा अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया हो, ठीक। तो एज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल के रूप में इसको ध्यान रखेंगे ये। और जैसे सपोज कई बार हम करते थे क्या, जब छोटे थे स्कूल वगैरह में, तो उस स्प्रिंग को खींच करके थोड़ा लंबा कर देते थे, और तो उस केस में ये रिवर्स हो जाएगा, उसकी ये जो पोटेंशियल एनर्जी वो घट जाएगी। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे आज का। गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चारों स्टेटमेंट देखिए और इसका जो उत्तर है आप हमको कमेंट करके बताएंगे। इंग्लिश में भी देख सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड इन अ गैस, ठीक। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आज हमने देखे हैं उसको प्लीज साथ के साथ रिवाइज करें, है ना, तो वो अच्छे से याद हो जाएगा लंबे समय तक के लिए। और पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, अभी भी आपके पास प्रॉपर समय है, हमारे साथ जुड़ करके पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताई जाएंगी, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखेंगे आप, तो वहां पे भी मोबाइल नंबर मिलेंगे, कॉल और व्हाट्सएप के जरिए आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ हम समाप्त करेंगे इस वीडियो को। अगले जो क्वेश्चन हैं उसको अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।